अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे रेलवे का सबसे बड़ा और अहम मंसूबा ML1 प्रोजेक्ट। ये कराची से पेशावर तक का रेलवे ट्रैक है। इस वक्त भी इस रेलवे ट्रैक को ML1 ही कहा जाता है, लेकिन इसको जब अपग्रेड किया जाएगा तो ये अपग्रेडेड ML1 प्रोजेक्ट होगा। इसकी लागत बढ़ते बढ़ते 9 अरब 85 करोड़ डॉलर हो चुकी थी। पीटीए के दौर में इसकी लागत 6 अरब 70 करोड़ डॉलर थी। ऑब्वियसली चीजें महंगी हुई तो इससे आकर पीडीएम हुकूमत ने 9 अरब 85 करोड़ डॉलर का, जिसको फाइनेंस करने के लिए चाइना तैयार नहीं है। फिर दोबारा इसकी कीमत में 33% कमी की गई है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं और 3 अरब 10 करोड़ डॉलर कम करके अब इसकी लागत 6 अरब 67 करोड़ डॉलर की गई है। और कहा जा रहा है आने वाले 2-3 दिनों में पाकिस्तान चाइना के दरमियान इस मंसूबे पर साइन हो जाएंगे। अगर ये बनना शुरू होता है अगले साल तो इसे मुकम्मल होने में 9 साल लगेंगे, यानी 2033 तक ये मुकम्मल हो पाएगा। इसकी टोटल लेंथ 1726 किलोमीटर ही रहेगी, लेकिन जहां कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं वो कुछ यूं है कि इसके ऊपर चलने वाली ट्रेन की रफ्तार जो पहले 160 किलोमीटर फी घंटा थी उसे घटाकर 140 किलोमीटर फी घंटा कर दिया गया है। और लॉलीपॉप ये दिया गया है कि फ्यूचर में इसे बढ़ाकर दोबारा 160 किलोमीटर किया जा सकेगा, यानी ये अपग्रेडेबल होगी। किस तरह मेरी समझ में नहीं है। उसके बाद लाहौर से कराची का रास्ता पहले 10 घंटों में इसने ट्रेवल करना था, अब वो 2 घंटे बढ़कर 12 घंटे हो जाएगा। इसी तरह रावलपिंडी लाहौर का फासला 2.25 घंटे का था, अब वो 3.5 घंटे का हो जाएगा। फिर कराची से पेशावर तक का जो फासला 14.5 घंटे का होना था वो बढ़कर 17.25 घंटे हो जाना है, यानी कि ओवरऑल टाइम के अंदर 17% इजाफा होगा अगर हम लोगों ने 33% कॉस्ट कम की है। अब इसका नाम रखा गया रैशनलाइज्ड अपग्रेडेशन ऑफ ML1 प्रोजेक्ट। फिर इसमें बचतें कहां की गई हैं वो आपको बताते हैं। कराची से मुल्तान सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ जगह पर बचतें की गई तो ये 4 अरब 80 करोड़ डॉलर से कम होकर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का रह गया है। फिर मुल्तान से लाहौर सेक्शन पहले 1.5 अरब डॉलर का था, अब ये 800 मिलियन डॉलर का होगा। फिर लाहौर रावलपिंडी 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का था, वो कम होकर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर रह गया है। इसी तरह पिंडी से पेशावर तक का सेक्शन जो पहले 1.5 से 1.25 अरब डॉलर का था, अब वो 1 अरब डॉलर का बनेगा। इसके अलावा इसमें 2 और प्रोजेक्ट्स थे। एक वॉल्टन एकेडमी जो रेलवे की एकेडमी है उसे अपग्रेड करना था, यूनिवर्सिटी लेवल तक ले जाना था। और फिर हवेलिया के मुकाम पर एक पोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एक बनाना था ड्राई पोर्ट, जहां पर सारा फ्रेट का सामान रखा जाना था। इन दोनों की कीमतों में लागत में 40% कमी का ऐलान कर दिया गया है, यानी अब वो 40% कम कीमत पर बनेगी। ऑब्वियसली कहीं क्रेन बहुत बड़ी लगनी थी, छोटी लगेगी। दीगर कई सहूलियात वो उसमें से काट दी गई हैं। फिर इस 1726 किलोमीटर के रूट के ऊपर पहले 2212 पुल और कर्व्स बननी थी, अब उनको कम करके 2096 कर दिया गया है। इसी तरह पहले 3600 किलोमीटर की बाड़ लगनी थी इसी ट्रैक के ऊपर, यानी दोनों तरफ बाड़ लगनी थी, राइट साइड पे भी ट्रैक के और लेफ्ट साइड पे भी। ये डुअल ट्रैक होना था तो उनके दोनों तरफ बाड़ लगनी थी, फेंस लगनी थी, जिस तरह के मोटरवे के इर्द गिर्द लगी है। लेकिन अब सिर्फ रश वाले एरियाज पे बाड़ लगेगी और बाड़ 3600 की बजाय 1300 किलोमीटर लगेगी। अब समझ लीजिए तकरीबन 3 गुना लेंथ में फर्क डाला गया है बाड़ की। चलिए इस पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस इस तरह किया जा सकता है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, सहरा के एरियाज हैं जहां पर आबादियां ना होने के बराबर हैं, तो वहां पर आप बाड़ फिलहाल ना लगाइए। लेकिन जहां पर गुंजान आबाद या कम आबादी वाले इलाके भी हैं, देहात आ रहे हैं, तो वहां पर बाड़ जरूर लगनी चाहिए। उसके बाद सेपरेशन ग्रेड पहले 631/631 था, अब उसे घटाकर 165/631 किया गया है, यानी कि जिस लेवल पर इस वक्त रेलवे की पटड़ी बिछी हुई है इसी लेवल पर बिछेगी। पहले इसने इससे कहीं ऊंचा बिछना था, तो रेलवे की पटड़ी ऊंची हो जाती, कॉस्ट भी बढ़नी थी।
उसका फायदा ये होना था कि हर कोई बंदा उसको क्रॉस ना कर सकता, इंसान, जानदार, स्पेशली मोटरसाइकिल वाले, रक्षों वाले इसको क्रॉस ना कर सकते। जिस तरह मोटरवेज ऊंची बनी हुई है, रिंग रोड्स रोड से ऊपर बनती है 13-13 फुट, उस हिसाब से अब ये ऊपर नहीं बनाई जा सकेगी। फिर इसका लोनिंग का टेन्योर जो है वो 30 साल रखा गया। पाकिस्तान जो भी लोन लेगा इसे बनाने के लिए उसे 30 साल के अंदर अदा करना होगा। अब इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि ये मंसूबा भी आईपीपीस की तरह हमारे लिए सफेद हाथी साबित होगा अगर हमने इस मंसूबे के अंदर माल बर्दारी पे फोकस ना किया। याद रखिएगा, दुनिया की कोई रेलवे लाइन मुसाफिरों को ले जाने और लाने से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, हमेशा नुकसान में जाती है। रेलवे लाइंस प्रॉफिट कहां से कमाती हैं? फ्रेट से, माल बर्दारी से प्रॉफिट कमाया जाता है और फिर क्रॉस सब्सिडी दी जाती है मुसाफिरों को। हमारा अलमी यही है कि हमारे पास सिर्फ 4% फ्रेट है, 96% मुसाफिर है। होना ही चाहिए था हमारे पास कम से कम 30 से 40% माल बर्दारी फ्रेट का लोड होता, उससे जो मुनाफा आता उससे हम लोगों की टिकटें सस्ती करते हैं। लेकिन हुकूमत टिकटें जेब से पैसे डाल के सस्ती करती है और सारा जो सामान है वो हमारे ट्रॉलर और ट्रकों के पास चला गया है। अब वो एक अलग माफिया बन गया है। जरा सा डीजल महंगा हो जाए अपनी मर्जी के रेट बढ़ा लेते हैं, डीजल सस्ता हो जाए तो थोड़ी सी कमी करते हैं। तो हमारी हुकूमतों को अब सोचना होगा कि रेलवे दुनिया भर में अगर बड़े सामान की तरसील का सस्ता तरीन जरिया है तो पाकिस्तान में नाकाम क्यों है? क्यों इन ट्रक अड्डों वालों ने, क्यों इन गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियों वालों ने रेलवे जैसे अहम इदारे को नाकाम किया है? ये किस तरह वायबल हो सकता है? 2-3 इसके बड़े आसान ऑप्शन हैं। एक तो लोगों को डिलीवरी टाइम सही मिले। फ्रेट वाली गाड़ी आम पैसेंजर ट्रेन से थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है तो ओके, नो वरीज, लेकिन जो टाइम बताया जाए, मसलन लाहौर कराची का अगर मुसाफिरों का टाइम 12 घंटे बताया गया नए ML1 प्रोडक्ट पे, तो चले फ्रेट ट्रेन 14 घंटे बाद पहुंच जाए, लेकिन 14 घंटे हो। दूसरा, उनके सामान की हिफाजत हो। बदकिस्मती से रेलवे के जरिए भेजा जाने वाला सामान अक्सर टूट जाता है, चोरी हो जाता है रास्ते में, उसको इंश्योर करवाना रेलवे की बहुत बड़ी आम जिम्मेदारी है। फिर तीसरा, जहां पर सामान जमा करवाना है और जहां से सामान वसूल कराना है वहां पर ऐसा निजाम बनाया जाए कि लोगों के लिए आसानी हो। ये ना हो कि एक मीना बाजार लगा हो, पता ना हो किसी का एक कार्टन कहीं पड़ा हुआ है, दूसरा फटा हुआ कहीं पड़ा हुआ है, तीसरे का सामान कहीं और बिखरा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। एक शख्स की कंसाइनमेंट एक जगह उतरे और उसको इज्जत से वहां मिल जाए। अब यकीन कीजिए, ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो अगर हुकूमत कर लेती है तो रेलवे के फ्रेट के माल बर्दारी के चार्जेस ट्रक वालों से इतने कम है, कम से कम 50% ट्रैफिक ट्रकों से उतरकर हमारी रेलवे की इस ट्रैक पे आ जाएगी और हम इससे अरबों रुपया कमा सकेंगे और इस कर्ज को भी अदा कर सकेंगे। चाइना ML1 प्रोडक्ट पिछले 5-7 सालों से क्यों नहीं शुरू कर रहा? क्योंकि हमने उसके साथ जो आईपीपीस के मंसूबे शुरू किए, बिजली के पावर प्लांट के मंसूबे शुरू किए, उस वक्त तो हमने शौक में जरूरत से ज्यादा पावर प्लांट लगा लिए। अब उन पावर प्लांट्स का कर्जा, सूद और मुनाफा इस कदर ज्यादा है कि हम वो अदा नहीं कर पा रहे। 300 अरब रुपए हमने जून तक चाइनीज आईपीपीस को अदा करने थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। इसी तरह थर के अंदर हम लोगों जो उनसे पावर प्लांट लगाए और इसके साथ साथ जो उनके साथ थर की माइंड को एक्सकवेट करने के लिए पूरा प्रोजेक्ट बनाया, उसके पैसे भी हम टाइमली नहीं अदा कर रहे थे। ये वजह है कि चाइना ने इमरान खान दौर के अंदर भी ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए और अब भी डाउटेड है कि ये नया साइन होने के बाद भी क्या चाइना इसको शुरू करता है या नहीं। हम दुआ गो हैं ये प्रोजेक्ट जरूर शुरू हो, लेकिन फ्रेट के ऊपर मेहनत पहले से ज्यादा की जाए। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।